हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्तराखंड की वन संपदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आपको उत्तराखंड के एग्जाम में वो मिल ही जाएगा। स्पेशली जो भी फॉरेस्ट के एग्जाम है वहाँ पे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न जो है वो पूछे तो जाते हैं। तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। इससे संबंधित एक और जो है वीडियो वो आएगी। तो जो भी इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ आपको जो है एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। आप मुझे जो है सोशल मीडिया में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात होगी आज भारतीय वन विभाग की। तो भारतीय वन विभाग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1864 में। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। और इसके जो पहले जो महानिरीक्षक थे उनका नाम था डिट्रिस बेंड्रिस। क्या नाम था? डिट्रिस बेंड्रिस इनका नाम था। ये मूल रूप से जो है जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जो है 1864 में पहली बार इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की जो है वो स्थापना की थी। उसके बाद जो इसका पहला एग्जाम हुआ था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का वो 1867 में हुआ था। यहाँ पे जो है भारत में जो है पहली बार अगर वनों के ऊपर जो कानून बना है वो पहली बार जो बना था भारतीय वन अधिनियम 1865। ये वनों से संबंधित ये कानून था जो कि 1865 में जो है वो लागू किया गया था। इसके बाद से इस कानून बनने के बाद से जो है जो पेड़ों की जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही थी उन पे काफ़ी हद तक जो है वो रोक लगा दी गई है। तो हुआ क्या कि अगर आप 1815 और 1865 तक की आप बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप करने के लिए रेलवे लाइन यहाँ पे आई है। तो ये सब बनाने के लिए जो है उन्होंने लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिससे के कारण जो है पेड़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो काटा गया। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है भारतीय वन विभाग की उसके बाद ये स्थापना जो है वो करी थी। तो उसके लिए जो है उन्होंने सबसे पहले जो है एक महानिरीक्षक को नियुक्ति की थी जो जर्मनी के थे, डिट्रिच बेंडिस। उसके बाद 1868 में यानी 68 में जो है कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई। और 1869 में जो है वो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई। यानी पहले आपका कुमाऊं में वन विभाग बना था, उसके बाद जो है गढ़वाल में जो है वो वन विभाग जो था वो बना था। आपको जैसे कि मालूम होगा कि 1815 से लेकर और 1947 तक, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो है यहाँ पे एक टीरी रियासत भी हुआ करती थी। टीरी रियासत एक अलग हुआ करती थी और बाकी का जो उत्तराखंड का जो हिस्सा बसता है वो ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। तो 1885 में जो है टिहरी के अंदर भी एक वन विभाग की स्थापना की गई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पंडित केशवानंद। कौन थे? पंडित केशवानंद। तो पहले जो अध्यक्ष बने थे टिहरी वन विभाग के वो पंडित केशवानंद बने थे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं में जो है पहली बार वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी आपकी 1868 में, और ठीक उसके अगले साल ही आपका जो है वो गढ़वाल में भी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम एफआरआई के बारे में। एफआरआई जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1865 में जब भारत के पहले वन महानिरीक्षक के रूप में डिस्ट्रिक्ट बेंडिस की जो नियुक्ति जो थी की गई थी, उनको पहली बार जब अपॉइंट किया गया था तो उन्हीं की सलाह में 1878 में 1878 में जो है देश का पहला जो है वन महाविद्यालय, जिसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से भी जाना जाता था, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1884 में जो है इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। यानी अब ये जो था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया। 1906 में जो है इसमें जो है अनुसंधान कार्य को साथ इसे जोड़ा गया। यानी फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई और इसका नाम बदल गया अब जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। यानी 1906 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब किया गया? जब इसमें जो है एक रिसर्च विंग और ऐड इसमें हुई थी। उसके बाद जब रिसर्च यहाँ पे ज़्यादा होने लगी, उसका एक नया विभाग जब ये बना, तो उसके बाद 1914 में जो है
जो कार्यालय था इसका और जो उसकी प्रयोगशाला थी उसको चांद बाग से जो चांद बाग में पहले स्थित था वहाँ से इसको स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया। तो आज़ादी के बाद जो है इसका नाम जो है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI जो है वो कर दिया गया। तो FRI के अंदर आपको एक ऑडिटोरियम मिलेगा जो कि पूरे एशिया में जो है वो लकड़ी से बना एकमात्र हॉल है। तो पूरे एशिया में जो है एक ऐसा पहला ही ऑडिटोरियम है जो कि लकड़ी से ये बना हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पे 6 म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। कितने? 6 म्यूजियम देखने को मिलेंगे। उसमें से जो एक जो म्यूजियम है उसके अंदर जो है 18,000 कास्ट नमूने जो है वो रखे गए हैं। कास्ट मतलब लकड़ी के नमूने जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो वर्तमान की बात करें अभी, तो अभी इसके अंदर जो है 8 संस्थाएं इसके अंदर इसके नीचे जो काम करती हैं वो इसके अंदर जो है 8 संस्थाएं हैं। और 1991 में जो है FRI को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो वो दर्जा दिया गया था। अभी जो है हाल ही में मतलब 2006 में जो है इसमें जो है इस संस्था ने अपनी जो है प्लेटिनियम जुबली भी मनाई। 1929 में जो है कूलागढ़ एक स्थान पड़ता है आपका देहरादून में। तो वहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अलग से जो है वन अनुसंधानशाला जो है उसकी स्थापना की गई, जिसे जो है बाद में फॉरेस्ट रेंज के ट्रेनिंग के लिए जो है देहरादून में ही उसे इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना जो है वहाँ पे की गई। मतलब बाद में जो है उसका नाम जो है फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, जहाँ पे जितने भी जो नए नए फॉरेस्ट में जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है रेंजरों की वो यहीं पर अब होती है कूलागढ़। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 की। इसकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 की बात करेंगे तो ये भारत की जो राष्ट्रीय नीति जो 1988 में जो थी उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट को जो है 1998 में उसे जब ये पास हुई तो उसमें ये कहा गया कि देश की जो कुल भूमि है, देश में जो हमारी कुल भूमि है उसका जो है 33% कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये जो अमेंडमेंट किया था उसमें ये बात कही गई थी कि उसमें जो है 33% हमारा वन होना चाहिए, जिसमें कि 60% जो है पहाड़ी क्षेत्र में और 25% जो है वो मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस जो पॉलिसी थी इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं थे, इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे। पहला था इनका कि जो जैव विविधता है और जो वन जीव जंतु के संरक्षण की रणनीति व कार्य योजना तैयार करना। यानी यहाँ पर क्या रहा है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है और जो वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल है उनको कैसे उनको संरक्षित किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके ऊपर जितनी भी पॉलिसी बनती है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर ये बात कही गई थी। दूसरा कि ये ऐसे स्थान जो कि रिक्त हो मतलब खाली हैं या बंजर पड़े तो वहाँ पे जो है वन को रोपण किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा जाए। तीसरा वन अनुसंधान और जो प्रौद्योगिकी परीक्षण को विस्तृत करना, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसको और ज़्यादा जो है और ज़्यादा विस्तृत करने की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। तो यहाँ पे 3 बिंदु होते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 की। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जैसा कि आपको पता होगा कि ये 9 नवंबर 2000 को ये बना था। तो इसमें जो पहली जो राज्य वन नीति आई थी वो 2001 में आई थी। कब आई थी? 2001 में आई थी। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसके जो उद्देश्य थे वो ये थे, पहला प्रदेश में व्यापक जैव विविधता व वन्य जीव जंतु के संरक्षण व संवर्धन की रणनीति व कार्य योजना तैयार करना। सेम वही चीज़ जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में कही गई थी कि यहाँ पे जितनी भी जैव विविधता है और जितने वन हमारे जंतु हैं इनको कैसे संरक्षित करा जाए इसके ऊपर पॉलिसी बनाना। दूसरा, प्रदेश में वन क्षेत्र व वन उत्पादन में वृद्धि करना, यानी फॉरेस्ट एरिया को जो है और ज़्यादा बढ़ाना और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाना। तो ये जो थी दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था इसमें। तीसरा, ग्रामीण लोगों के लिए लकड़ी चारा व जरूरतमंद उत्पादों का बढ़ावा देना। तो जो गांव के लोग हैं जो वनों के में रहते हैं उनके आसपास के एरिया में रहते हैं तो उनके लिए जो लकड़ी और चारा इस तरह के जो उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाए तो वो इस वन नीति में बात कही गई है। और लास्ट है पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना, यानी आप जो इको बैलेंस जिसे कहते हैं उसे वो भी उसके बारे में भी जो है पॉलिसी बनाना। तो ये जो 4 थे ये वन नीति 2001 में ये बात कही गई थी। तो
उत्तराखंड की ही बात करें तो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है 38,000 रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं। कितने हैं? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं। यानी जो हमारा टोटल जो लैंड एरिया है उत्तराखंड का वो कितना है? 53,483। ठीक है, तो इसका 71.4% में क्या है? हमारा वन क्षेत्र है। और क्या? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। अब आप बोलेंगे कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र क्या होता है? देखो, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब होता है यानी ऐसे क्षेत्र जिसे राज्य सरकार जो है वन क्षेत्र जो है वो घोषित कर चुकी होती है। इसमें चाहे वन हो या ना हो, लेकिन जिसे जो राज्य सरकार जिसको घोषित कर दी है उसे वन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो है इसमें आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है जो है उन्हें बांटा गया है। जैसा कि आप आरक्षित की बात करें तो 69.86 to 26.01 और 4.13%। यह जो है टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम समझेंगे ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो 13 जिले हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन की बात करें तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज़्यादा अति सघन वन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप मॉडर्न डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन की बात करें तो आपको जो है पौड़ी जिले में, तो पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा कैसे हैं? मध्यम सघन वन क्षेत्र हैं। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन की बात करें तो 917 जो कि पौड़ी जिले में ही स्थित है। यानी सबसे ज़्यादा जो डेंस फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? नैनीताल। उसके बाद देहरादून और पिथौरागढ़ में। अगर आप मध्यम सघन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, उसके बाद उत्तरकाशी में, उसके बाद नैनीताल में। और अगर आप खुले वन की बात करें ओपन फॉरेस्ट की तो सबसे ज़्यादा यानी पौड़ी, फिर चमोली में, फिर उत्तरकाशी में। यानी मीडियम और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, और हाईली डेंस की आप बात करते हो तो नैनीताल में। अगर आप प्रतिशत के में बात करें यानी कि जिले में कितना जो उसका एरिया है, जिले का कितना एरिया और उसमें कितने वन है, ठीक है, तो यानी प्रतिशत की अगर आप दृष्टि से देखते हो तो जिले के कुल क्षेत्रफल में जो वन क्षेत्र है उसकी प्रतिशत की दृष्टि से जो है राज्य में सबसे ज़्यादा जो है नैनीताल में है, और सबसे कम कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में आपके जो है वन क्षेत्र जो है वो मौजूद है। जो 15वीं जो वार्षिक रिपोर्ट जो जारी की गई थी 12 फरवरी 2018 में, तो उसमें भी ये बात जो है वो ये कही गई है कि राज्य के जो कुल जो क्षेत्रफल है उसमें 46.86% भाग में क्या है? वनाच्छादन प्लस वन आच्छादन है। ठीक है, तो इसमें 46.86% में क्या है? वन आच्छादन और वन आच्छादन है, यानी फॉरेस्टेड एरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे वनों के कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ कहाँ पर हैं, और इनको कैसे जो है उनके क्षेत्रफल को किस किस विभाग के पास जो है वो डिवाइड किया गया। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पौड़ी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पौड़ी में। सबसे कम कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पे है तो पौड़ी में है। सबसे कम कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। अगर सबसे ज़्यादा सघन की बात करेंगे तो नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में है। और सबसे मध्यम सघन की बात करेंगे तो पौड़ी में है, और खुले वक्त की बात करेंगे तो वो भी पौड़ी जनपद में ही स्थित है। तो अगर गढ़वाल मंडल में देखें तो 59.70% जो है वन क्षेत्र है, जबकि कुमाऊं में कितने हैं? 40.30% है। तो यानी गढ़वाल मंडल में ज़्यादा वन क्षेत्र है इसके कंपेयर में, कुमाऊं के कंपेयर में। अगर नदी बेसन के कुल वन क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है टोंस बेसन में। कहाँ पर है? टोंस बेसन में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलेंगे आपको? टोंस बेसन में मिलेंगे। तो उत्तराखंड में जो है जो वनों को जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे 70.46% जो वन है वो विभागाधीन है, यानी विभाग के पास हैं, वो उत्तराखंड सरकार के पास आते हैं। इसमें 13.76% जो है वो राजस्व विभागाधीन है, यानी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आते हैं। और 15.32% जो है वो वन पंचायताधीन है, यानी आपके वो वन पंचायत के अधीन आते हैं। जिसमें और वो 0.46% जो है वो निजी वन है, जिसे प्राइवेट फॉरेस्ट आप कहते हैं, वो उसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो
आगे हम जानेंगे कि वनों के प्रकार के बारे में। तो वन जो है टोटल 8 प्रकार है। कितने? 8 प्रकार के हैं। तो अब एक एक प्रकार को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी जिसे कहते हैं आप उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये आपको 750 से 1200 मीटर की कम ऊंचाई में देखने को मिलेंगे। ये आपको उत्तरांचल का जो पूरा उप हिमालय क्षेत्र है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको जो साल का जो पेड़ होता है वो इन वनों में आपको प्रमुख वृक्ष माना जाता है। यहाँ आपको कंजू, सेमल, हल्दू, खेर, खीसू, बांस इस तरह के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उपोष्ण कटिबंधीय वन में। इसके बाद आता है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, यानी जिन्हें ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये आपको 1500 मीटर से नीचे नीचे की हाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कम बारिश होती है। ऐसे इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर इस तरह के आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन वनों को जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये आपको 1500 मीटर तक की ऊंचाई में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये वन होते हैं, इस तरह के जो वन होते हैं आपको शिवालिक श्रेणियाँ और जो दून घाटी में ये पाए जाते हैं। इसमें आपको मुख्यतः जो है सोगान का पेड़, सोगुन का, शहतूत, प्लास, अंजन, भेड़ा, बांस और साल का पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका कोणधारी वन। जब भी कोणधारी वन की बात होगी तो चीड़ जो है इसका एक प्रमुख वृक्ष है। ये आपको 900 से 1800 मीटर तक की हाइट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है वनों में जो है शुष्कता रहती है। ठीक है, यहाँ पे वनों में क्या रहती है? शुष्कता रहती है। और जो चट्टानी है वो धरातल पर ही यहाँ पे उग जाते हैं ये पेड़। ठीक है, चट्टान के धरातल पे आपको कुछ उग जाते हैं। यहाँ पे आपको स्प्राउस का, सिल्वर का, देवदार का, ओक का इस तरह के पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन ये आपको 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो पेड़ जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे स्प्राउस, सिल्वर, देवदार और ओक की यहाँ पे आपकी 3 प्रजातियाँ, बांज, मोरू और फुरसू, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। ये जो वनस्पतियाँ होती हैं आपको 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे आपको ये देखने को मिलेगी। इन ऊंचाई पे आपको जूनिपर, विलो, रिप्स इस तरह जो है इस तरह के जो घास हैं वो देखने को आपको यहाँ मिलेगी। इनमें जो है अधिक ऊंचाई पर जो है घास के मैदान यहाँ पे मिलते हैं, जैसे बुग्याल हो गया या मीडो हो गया, ये सब जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां है सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट, यानी उप अल्पाइन और अल्पाइन वन। ये जो है आपको 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे आपको मिलेगी। कितने? 2700 मीटर से आपको ज़्यादा ऊंचाई पे आपको मिलेंगे। इसमें आपको सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्राउस, देवदार, बर्च इस तरह के आपको पेड़ यहाँ देखने को मिलेंगे। बुरांस और कंपानू टॉर्च ये प्रजाति भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो वृक्ष होते हैं वो तेल युक्त होते हैं और इन्हें कच्चे भी जलाए जाते हैं। लास्ट है हमारा टुंड्रा तुल्य वनस्पति। ये आपको 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। और इससे ऊपर जो आपको इस ऊंचाई से ऊपर यानी 4800 मीटर के ऊपर आपको कोई भी आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें से जो है पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और खासकर फॉरेस्ट के एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो जो भी चैनल में नए हैं तो फटाफट जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।